दोस्तों नमस्कार। चैनल चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा नई दिल्ली विधानसभा से क्या चौथी बार अरविंद केजरीवाल। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, इजराइल की सेना के चीफ ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने हमला किया उस वक्त सेना का चीफ मैं था और मेरे सेना के चीफ रहते हुए इजराइल के लोगों को बहुत कष्ट भोगना पड़ा। इजराइल के काफी लोग मारे गए, इजराइल के काफी लोगों को हमास के लोग बंधक बना के ले गए। इजराइल के उस दिन कुछ सैनिक जो गाजा सीमा पर तैनात थे वो हताहत हुए और उनमें से कुछ का अपहरण हो गया। उन्होंने कहा ये मेरी विफलता है और मैं इस विफलता की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं और इसलिए अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूं। दोस्तों अब से 10 महीने बाद उनका रिटायरमेंट था। उन्होंने कहा कि मैं इससे पहले भी इस्तीफा दे सकता था, लेकिन मैंने इसलिए इस्तीफा दे दिया कि मैं पहले इस्तीफा देकर सेना को भवन में नहीं छोड़ना चाहता था। अब जब सेना ने गाजा में स्थितियों पर नियंत्रण पा लिया है और गाजा में सेना मजबूत स्थिति में है, हिजबुल्लाह के फ्रंट पर भी इजराइल की सेना मजबूत स्थिति में है, ईरान और सीरिया के फ्रंट पर भी इजराइल की सेना अपनी महत्वपूर्ण पोजीशन लिए हुए है और मजबूत स्थिति में है। अब मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं इस विफलता की जिम्मेदारी लेकर रिटायर नहीं होना चाहता था। उनका इस्तीफा 7 मार्च 2025 से प्रभावी होगा और फिलहाल इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल के रक्षा मंत्री ने उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है। इजराइल के सेना के चीफ ने कहा है कि 7 मार्च तक मैं इस जांच को पूरा कर लूंगा कि आखिर हमारी वो कौन सी कमियां थी जो 7 अक्टूबर 2023 को जिन कमियों का फायदा उठाते हुए हमास इजराइल के लोगों को कष्ट देने में सफल रहा, इजराइल पर हमला करने में सफल रहा। और मैं उस जांच रिपोर्ट को नए सेनाध्यक्ष को सौंप लूंगा और हम कदम उठाएंगे कि ताकि ऐसी कमियां फिर ना रहे जिससे कि फिर हमास या कोई और ताकत इजराइल के लोगों पर हमला ना कर सके, इजराइल के लोगों को कष्ट ना पहुंचा सके। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक सेना अध्यक्ष जो 10 महीने बाद रिटायर होने वाला था और उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करा कि उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया। यदि वो उस वक्त इस्तीफा दे देते तो एक और दुश्मन उनके ऊपर भारी पड़ रहा होता और दूसरी ओर सरकार को नए सेना अध्यक्ष का चयन करना पड़ता, तो इस दौरान नीतिगत देरियां हो सकती थी। मैं इजराइल की सेना के चीफ के इस कदम की सराहना करता हूं कि उन्होंने उस वक्त त्याग पत्र नहीं दिया और जब अब इजराइल की सेना को अपने विरोधियों के फ्रंट पर एक मजबूत स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, तब अपने पद से त्याग पत्र दिया। दोस्तों बात करता हूं नई दिल्ली के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली विधानसभा के ऊपर बात नहीं कर रहा, संपूर्ण विधानसभा बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र पे बात कर रहा हूं और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है और दिल्ली ही नहीं पूरे देश की निगाहें नई दिल्ली विधानसभा के परिणाम पर टिकी हुई है। नई दिल्ली विधानसभा की खासियत है कि पिछले 30 सालों से जिस पार्टी का विधायक भी नई दिल्ली विधानसभा से जीता है उसी पार्टी ने दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाई है। जब यहां से कीर्ति आजाद विधायक हुआ करते थे तब भाजपा की सरकार थी। जब यहां से शीला दीक्षित जीता करती थी तब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और जब अरविंद केजरीवाल जीता करते थे तब दिल्ली के अंदर आप सरकार थी। तो एक चीज ये देखनी है कि क्या दिल्ली एक बार फिर अपनी इस परंपरा को कायम रखती है कि नई दिल्ली से जो पार्टी जीतेगी दिल्ली में उसी की सरकार होगी, या ये परंपरा टूटती है कि नई दिल्ली विधानसभा से जिस पार्टी का विधायक चुना जाएगा उस पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। दोस्तों प्रत्याशी भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण। वैसे तो यहाँ पर कुल मिलाकर 23 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं,
लेकिन 3 प्रत्याशी बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से आप पार्टी की ओर से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो पिछले 3 बार से इसी सीट से विधायक हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और चौथी बार विधायक बनने के लिए मैदान में है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी की ओर से संदीप दीक्षित प्रत्याशी है। मैं आपको बता दूं कि संदीप दीक्षित की माताजी शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुकी है। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रवेश वर्मा के पिताजी साहब सिंह भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको बता दूं कि संदीप दीक्षित ब्राह्मण है, अरविंद केजरीवाल वैश्य समुदाय से आते हैं और प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं। हालांकि इस विधानसभा क्षेत्र में यह कहा जाता है कि यहाँ जातिगत फैक्टर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। इस विधानसभा क्षेत्र में रेवड़ी कल्चर का बहुत ज्यादा महत्व है। तो और एक और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में है, लेकिन मैंने आपको 3 प्रत्याशी जो महत्वपूर्ण है वो बताए। 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र है, और एक प्रत्याशी वो है जो दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री है। दोस्तों, यदि मैं विधानसभा के वोटों की बात करूं तो इस विधानसभा में 1,90,000 वोट है। इसमें से 70,000 के आसपास वोट SC ST और झुग्गी झोपड़ियों के, और इन SC ST और झुग्गी झोपड़ी के जो वोटर हैं, इसमें से अधिकांश वोटर वाल्मीकि समाज से आते हैं या धोबी समाज से आते हैं, और लगभग 1 लाख से कुछ ज्यादा वोटर वो हैं, अधिकांश वो हैं जो सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी है या सांसद है। इस नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टर्स बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के और सरकारी अधिकारियों के भी वोट बहुत ज्यादा है। इस नई दिल्ली विधानसभा के अंदर जो स्थानीय लोग रहते हैं, जो व्यापार या कुछ और है, वो भी सब बड़े पॉश लोग हैं, पॉश कॉलोनियां हैं, पॉश बिल्डिंग्स हैं, तो वो सब बड़े घरानों के लोग हैं। और इसी विधानसभा के अंदर अनेक सांसदों के भी निवासी स्थान आते हैं, और एक एक सांसद के अभी 20-20, 25-25 वोट होते हैं, क्योंकि आमतौर पर एक सांसद के यहाँ काफी लोग काम करने वाले लोग होते हैं, कई लोग उनके ऑफिस वगैरह में रहते हैं, तो लगभग हर सांसद के घर में 20-25 वोट हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन ये जो SC ST और झुग्गी झोपड़ी का वोटर है, इससे अलग जो मैं आपको लगभग 1.25 लाख वोटों की 1 लाख और लगभग 10-20 हजार वोटों की बात कर रहा हूँ। चाहे ये आप पार्टी का वोटर है, चाहे भाजपा का वोटर है, और चाहे कांग्रेस का वोटर है, उस पार्टी को एक दिक्कत है, एक परेशानी कि इसमें से अधिकांश मतदाता ऐसे हैं जिनके लिए वोटिंग का दिन छुट्टी का दिन होता है, वोटिंग का दिन पिकनिक का दिन होता है, और इनका वोट डालने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। हालांकि 5 साल ये सबसे ज्यादा मुखर होते हैं कि सरकार ने ये नहीं करा, सरकार ने वो ये नहीं करा, सरकार ने सड़क साफ नहीं कराई, सरकार ने नाली साफ नहीं कराई, हमारे मोहल्ले में ये नहीं हो रहा, हमारे वाले लाइट नहीं जल। लेकिन यही वो वर्ग है, इसमें SC भी है कुछ और अपर कास्ट भी है, जो वोट डालने घर से नहीं निकलेगा, जो या तो कहीं घूमने चला जाएगा आसपास की जगह पर, या दोस्तों को चला जाएगा, या रिश्तेदारों को चला जाएगा, या उस दिन घर में बैठकर आराम करेगा और चाय पिएगा, पकौड़ी खाएगा। तो ये जिस पार्टी के भी मतदाता हैं, ये उस पार्टी का नुकसान है। फिलहाल अधिकांश मतदाता किसके हैं, आपके हैं, भाजपा के हैं या कांग्रेस के हैं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अब मुख्य रूप से जो आते हैं ये 70,000 वोट जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, और जिसमें से अधिकांश वाल्मीकि समाज के और धोबी समाज के। ये वोटर का टर्नआउट 80 से 90% होगा। मतलब 70,000 वोट है, तो आप ये मान लीजिए कि 7-8-56, लगभग 56,000 से लेके 65,000 तक ये वोट पड़ जाएंगे। और ये वोट किसको, जिस कैंडिडेट को भी पड़ेंगे, उस कैंडिडेट को निश्चित रूप से लीड मिल जाएगी और वो फायदे के सौदे में होगा। लेकिन इस वोटर के साथ एक बड़ी साफ, ये इस आधार पर वोट नहीं करता
कि साहब हम ऐसे हैं तो हम बसपा को वोट करें या हम उसको वोट करें। ये बड़ी कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ कि इस वोटर के बीच में रेवड़ी कल्चर का बहुत महत्व है। हालांकि पूरी दिल्ली के अंदर रेवड़ी कल्चर का बहुत ज्यादा महत्व है, और वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा है, और इस विधानसभा क्षेत्र में तो बहुत ही ज्यादा है। और फिलहाल आप पार्टी और भाजपा दोनों एक दूसरे पर आरोप भी खूब लगा रहे हैं। फिलहाल आप पार्टी की ओर से प्रवेश वर्मा पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने अपने घरों पर महिलाओं को बुलाया, उनको रुपए दिए और उन्हें कुछ सामान दिया। कुछ महिलाओं ने निकलते हुए ये कहा कि हमें उन्होंने सिर्फ लाडली गारंटी कार्ड दिए हैं और उन्होंने अपने ट्रस्ट से कुछ पैसे दिए हैं। कुछ महिलाओं ने कहा कि उन्होंने हमें एक धार्मिक ओकेजन के कारण हमें साड़ी दी है या हमें चप्पल और हमें जूते दिए हैं। कुछ ऐसे फोटोज भी आए जिसमें वो गरीब महिलाओं को प्रवेश वर्मा अपने हाथों से जूतियां पहना रहे। लेकिन प्रवेश वर्मा ही ऐसा काम कर रहे हो ऐसा नहीं है, आप पार्टी की ओर से इससे भी ज्यादा रिपोर्ट्स है। और सुना यह जा रहा कि आप पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा को बहुत छोटे छोटे सेक्टरों में बांट दिया, क्योंकि आप पार्टी की कोशिश है कि दिल्ली में कहीं भी हार हो या कहीं भी जीत हो, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा सीट जीतनी है। वो क्यों जीत रही है? वो इसलिए जीत रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले तो लड़ते थे तो उनकी छवि पाक साफ थी, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, और भ्रष्टाचार के आरोपों से भी इस कदर घिरे हुए हैं कि उनकी अपनी पार्टी के लोग पत्रकारों के सवालों का भी उत्तर नहीं दे पा रहे। स्थिति यहां तक है कि अदालतों में जो उनके पक्ष में वकील खड़े हुए, कई बार वो जजों के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आए और अरविंद केजरीवाल के लिए दया की भीख मांगते हुए नजर आए, क्योंकि उनके पास जजों द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों के उत्तर नहीं थे, क्योंकि उनके पास जांच एजेंसियों द्वारा दिए जा रहे सबूतों के उत्तर नहीं थे। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने जो देश का नामी वकील खड़े किए थे, वो दया की भीख मांग रहे थे कि साहब गरीब है, साहब बीमार है, उसकी शुगर घट गई है, उसकी शुगर बढ़ गई है, उसका ब्लड प्रेशर कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है, इसलिए हम आपसे उनके जीवन की खातिर दया की भीख मांग रहे हैं कि ताकि वो जिंदा रह जाए, जितना बच जाए, जेल में उनकी मौत ना हो जाए, कम से कम इसी खातिर उनको जेल से रिहा कर दो। तो स्थिति यह है अरविंद केजरीवाल की कि ना तो उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं के पास उनका बचाव है, ना उनके वकीलों के पास उनका बचाव है, और यहां तक कि खुद अरविंद केजरीवाल अभी तक एक भी सभा में खड़े होकर ये सबूत नहीं दे पाए हैं कि ये रहा सबूत मेरा कि बिल्कुल मेरे ऊपर आरोप झूठे। और लगभग पूरा मीडिया, सारे पत्रकार जगत और उनके अपने पार्टी के लोग भी जब ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, और उनके कई समर्थक जो टीवी चैनलों में वो मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार ने पार्टी की छवि को बहुत गिरा दिया है। सच क्या है झूठ क्या है, फिलहाल ये अदालत तय करेगी। फिलहाल मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बहुत ही स्टैंडर्ड के न्यूज पोर्टल पे एक खबर पढ़ी, और वो न्यूज पोर्टल पर उस न्यूज पोर्टल का संवाददाता लिखता है कि मैं सर्वेक्षण कर रहा था, सर्वे कर रहा था, और एक झुग्गी झोंपड़ी के मतदाता के घर पर था, घर के दरवाजे पर उसके घर के प्रमुख से बात कर रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी, और उधर से जो फोन था वो आप पार्टी के सेक्टर प्रमुख का था, जो उनका सेक्टर प्रमुख था, और उसने कहा कि आपके घर में किसी चीज की जरूरत हो तो वो बताओ। उन्होंने कहा मेरे घर में सब कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से वोट देके आऊंगा। बोला नहीं, हम हर घर में एक गिफ्ट भेज रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं यदि आपकी कोई खास डिमांड हो तो आप वो डिमांड बतला दीजिए, मैं आपको वही भेज दूंगा। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास मेरी कोई खास डिमांड नहीं है, यदि ऐसी बात भेजनी है तो आप बता दो क्या भेज रहा हो, यदि जरूरत होगी तो मैं कह दूंगा। उन्होंने कहा हम डस्टबिन भेज रहे हैं, तो उन्होंने कहा बस 2 डस्टबिन भेज दो, बाकी मेरे पास डस्टबिन है। उन्होंने कहा मैं 4 डस्टबिन का पैकेट है हमारे पास, मैं 4 ही भेज रहा हूँ, फिलहाल आप चारों को यूज कर लेना, और इसके अलावा कुछ और चाहिए तो वो होता।
तो वो पोर्टल का संवाददाता लिखता है कि लगभग सब घरों में फोन जा रहा है। अब ये कितना सच उसने लिखा है, कितना झूठ लिखा है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो लिखा है वो मैंने आपको बता दिया। तो रेवड़ी कल्चर दोनों ओर से, आप पार्टी की ओर से भी है और रेवड़ी कल्चर भाजपा की ओर से भी है। हालांकि अभी संदीप दीक्षित की ओर से ऐसी कोई रिपोर्ट पढ़ने को नहीं मिली है कि संदीप दीक्षित किसी को रुपए बांट रहे हो या शराब बांट रहे हो या सामान बांट रहे हो। देखना यह है कि इस बार भी क्या नई दिल्ली का वोटर इसी शराब और इन सब के आधार पर वोट करता है या इस बार स्वविवेक से निर्णय करता है। यह पता लगेगा उस दिन जिस दिन की चुनाव परिणाम आएगा। दोस्तों, आज की बात को यही समाप्त कर रहा हूं और प्रतीक्षा रहेगी नई दिल्ली की, इस बात की कि नई दिल्ली की ये परंपरा टूटती है कि जिस पार्टी का विधायक उसी पार्टी की सरकार। और देखना यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल ये बता पाते हैं कि भले ही जांच एजेंसियां मुझे भ्रष्ट कर रही हो, लेकिन जनता का विश्वास मुझे अभी भी है। इस बात को देखना होगा। आज की बात को समाप्त कर रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं, यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी आपके सामने पूरे दिल्ली विधानसभा की समीक्षा लेके आऊंगा और भी कोई विषय होगा उसको लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।